अच्छा, तो स्टैटिस्टिक्स का नाम आते ही हमारे ज़हन में जो है वो आता है, डेटा आता है। और डेटा के साथ फिर हमारे पास ये आता है कि इस डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस डेटा से हम कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो हम डेटा के साथ कर सकते हैं, और ये सारा काम हम मैटलैब के अंदर भी इस एक मॉड्यूल होता है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का, इसमें हम ये चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ ऐसे फंक्शंस हैं हमारे पास जो बिल्ट इन फंक्शन है मैटलैब के अंदर, वही हम यूज़ कर सकते हैं। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पे हम खुद भी जो है वो प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए मैटलैब से स्टैटिस्टिक्स के हवाले से। आपको जो सामने डेटा नज़र आ रहा है, तो ये किसी क्लास का डेटा है, अलजेब्रा की क्लास है और इसकी ये ग्रेड्स हैं। तो ग्रेड्स की जो डिटेल है वो कुछ इस तरह से है। इस क्लास में टोटल स्टूडेंट 36 हैं, और वो डेटा की जो कुछ वो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है। 1 स्टूडेंट स्कोर्ड 100, 2 स्टूडेंट स्कोर्ड 96 एंड सो ऑन। ये पूरी एक डिटेल के बना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने इतने स्कोर लिए। अब हम क्या चाहते हैं जी, अब हम इस डेटा के ऊपर जो है वो मीन निकालना चाहते हैं इस डेटा के ऊपर। अब यहाँ पे दो, इस डेटा से हमें दो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एक हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एक हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है स्कोर्ड स्कोर्ड अचीव्ड। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो दो, एक तरह से दो वेक्टर बन रहे हैं। इन दो दो वेक्टर से जो है वो हम कोई इन्फॉर्मेशन हम कोई एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, हम वो करते हैं। तो इसको हम बेसिकली इसको फ्रीक्वेंसी भी कहते होते हैं, और इसको हम जो है इंटरवल भी कहते होते हैं, या बाज़ औक़ात हम इसको डेटा इंटरवल भी कहते होते हैं। तो ये इस तरह के नाम हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस डेटा को जो है हम दो वेक्टर के अंदर रीड करवाएंगे। अच्छा, डेटा को वेक्टर के अंदर रीड करवाते हुए हम जो है वो ऑर्डर का बड़ा ख्याल रखते हैं, ताकि हम तरतीब से जो है वो चीज़ें एग्जीक्यूट हों, तो उनसे इंफॉर्मेशन लेनी भी हमारे लिए आसान हो। तो सबसे पहले हमने एक्स एक वेक्टर रख लिया जो कि हमारे पास, इसको हम डोमेन वेक्टर भी कह लेते हैं। और यहाँ पे जो है हमारे पास ये जो स्कोर्स हैं, ये स्कोर हमारे पास डोमेन्स हैं। और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज आती हैं इसको हम वाई के अंदर स्टोर करेंगे। हमारे पास जो डोमेन है वो 55 से शुरू हो रहा है, फिर 63 है, फिर 69 है, 70 एंड सो ऑन। और यहाँ पे एक चीज़ आप देख लें, इस डेटा के अंदर जो है वो हमारे पास भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा नहीं है ये। ठीक है, हमारे पास ये रेंडमली एक डेटा है हमारे पास। जैसे देखें 55 और 63, फिर 69 पे हम चले गए, फिर 70 पे। यानी कोई इनके दरमियान कोई तरतीब से या कोई हमारे पास इक्वल इंक्रीमेंट नहीं है। तो अब उसकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम इसी डेटा के ऊपर देखते हैं कि कोई एनालिसिस हम कैसे करेंगे। तो हमने ये वाला एक्स वेक्टर रीड कर दिया, फिर हमने वाई वेक्टर रीड कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इसके लिए हमारे पास एक इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आए, तो उसके लिए जो है हम बार ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो मैं, क्योंकि ऑलरेडी हम ये चीज़ें ग्राफ वाले मॉड्यूल में पढ़ चुके हैं, मैं इसको थोड़ा सा जो है वो मजीद एक्सप्लेन कर लेता हूँ इंफॉर्मेशन की खातिर। तो हमारे पास ये एक्स वेक्टर आ गया, इसको मैंने रीड कर दिया। इसी तरह हम वेक्टर वाई को रीड कर लेते हैं। अच्छा, वेक्टर एक्स में याद रखें हमारे पास जो ये वाली स्कोर्स है, ये अपना मार्क्स है। और वेक्टर वाई जो है उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। इसको हम बेसिकली फ्रीक्वेंसी वेक्टर भी कह सकते हैं। वाई को स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में हम इसको फ्रीक्वेंसी वेक्टर कहते हैं। तो हमारे पास ये दोनों वेक्टर रीड हो गए। अब हम चाहते हैं कि इसके दरमियान जो बार बार चार्ट जो ड्रा हो, या बार ग्राफ ड्रा हो। तो ये हम यहाँ पे बार लिखें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके दरमियान जो बार हो जाएगा। अभी बार किसके दरमियान है, एक्स और वाई के दरमियान है। यानी हर फ्रीक्वेंसी हर स्कोर के ऊपर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी के दरमियान ये हमारे पास ग्राफ आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है आपको सामने जो स्क्रीन नज़र आ रही है, इस स्क्रीन के ऊपर हमें जो है वो ग्राफ की शक्ल में वही इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन जो आपको इधर एक समझिए एक टेक्स्ट की फॉर्म में नज़र आ रही थी, और वही सेम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे एक पिक्चर की शक्ल में नज़र आ रही है। तो पिक्चर की शक्ल में जब भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसको हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा लगता है, समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। फिर उसी उसी रिप्रेजेंटेशन से हम बहुत सी चीज़ें ना, ग्राफ को देख के बहुत सी इन्फॉर्मेशन हम खुद से देख लेते हैं। यानी कैलकुलेट किए बगैर भी जो है वो बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमारे जहन में आ जाती है। मसलन यहाँ इसको देख के हम कह सकते हैं कि 63 जो स्कोर है उसमें जो है वो तकरीबन दो बच्चों ने जो है 63 लिया हुआ है। आगे हम चले जाते हैं 96 पे, तो तकरीबन जो है वो दो बच्चों ने जो है वो 96 स्कोर लिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो स्कोर लिए हुए हैं वो हमारे पास जो है वो 78 स्कोर लिए हुए हैं, और वो तकरीबन 7 बच्चों ने लिए हुए हैं। तो यहाँ से हम यहाँ पे इस डेटा से मजीद कोई इन्फॉर्मेशन भी हम ले सकते हैं। और जो स्टेटिस्टिक्स वाले लोग होते हैं वो बड़े अच्छी तरीके से इसको कहते हैं कि ये हमारे पास जो ग्राफ है वो गाजियन शेप, ये इस तरह से इसको नाम दे देते हैं कि ये जो हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये कोई गाजियन वगैरह हो रहा है। ये क्या चीज़ होती है गाजियन, ये आप लोग इसी बुक में भी डिटेल से पढ़ेंगे, और मैं भी थोड़ा सा आपको बता दूंगा अगले इसमें प्रोसीडिंग में। अच्छा, यहाँ तक हमें ये वाली इंफॉर्मेशन इस डेटा से मिल जाती है, ग्राफिकल इंफॉर्मेशन। मजीद अगर हम इस ग्राफ के ऊपर काम कर सकते हैं, तो हम जो है वो इसी तरह से अगर हम इस डेटा को इंटरवल की फॉर्म में लिख लें, तो हम वो काम भी कर सकते हैं। अब सेम डेटा को जो है वो हमने इंटरवल की फॉर्म में लिख दिया हुआ है।
इंटरवल हमने बनाया जी 50 से 59 का, एंड इसी तरह से हमारे पास 60 से 69, 77, ये हमने डेटा इंटरवल बना दिए हमारे पास, जो हमारे पास डोमेन के तौर पे जो हम ले रहे थे, वो स्कोर्स ले रहे थे। तो हमने फिर इसी को हमने फिर मिड पॉइंट फाइंड कर लिया, क्योंकि जो वेक्टर हम क्रिएट कर रहे हैं वो हम इंटरवल के ऊपर वेक्टर क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम जो सिंगल पॉइंट के ऊपर वेक्टर क्रिएट कर रहे हैं, तो हम इनका मिड पॉइंट ले लेते हैं। तो ये भी एक स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती है जिसमें आप जो है वो मिड पॉइंट ले लेते हैं किसी भी इंटरवल का। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो मिड पॉइंट ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास इनका जो 50 और 59 का जो मिड पॉइंट होगा वो हमारे पास 54.5 होगा। मिड पॉइंट लेने के लिए आप दोनों नंबर्स को ऐड करके जो वो 2 पे डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाता है इन दोनों का। तो हमारे पास इसी तरह से अब फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, हमें सामने फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं। जो पहले इंटरवल का मिड है वो 54.5 है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो पीछे लिखी हुई है 1 है, तो यहाँ पे हमने बी वेक्टर में 1 लिख लिया। इसी तरह से जो दूसरा इंटरवल है 62, 69, इसका जो मिड पॉइंट है वो 64.5 बनता है, और इसकी जो हमारे पास जो वो फ्रीक्वेंसी है वो 3 आ रही है, एंड सो ऑन। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जो वेक्टर ए हमने इंक्रीजिंग रखा हुआ है, तो वेक्टर बी जो है वो उसी तरतीब से होना चाहिए, यानी जिस तरतीब से हम इंटरवल को इंक्रीजिंग रख रहे हैं उसी उसके ऊपर जो रेस्पेक्टिव वैल्यू है हम वही रखना चाहिए हमें। यानी ए को आप इंक्रीजिंग रखेंगे कि या डिक्रीजिंग रखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्योंकि इंक्रीजिंग इसलिए रख रहे हैं हम, इसको ग्राफ में शो करेंगे। तो ये हमने कमांड लगाई बार की, ये नीचे आपको जो कमांड नजर आ रही है ये एज इट इज आप मैटलैब में लगाएं, तो आपको ए और बी जो वेक्टर है उनका जो ग्राफ है वो इस तरह से आपको बार ग्राफ नजर आ जाता है। इस बार ग्राफ से जो है वो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भाई जो 55 के आसपास स्टूडेंट के स्कोर्स हैं वो हमारे पास जो है तकरीबन 1 है, 65 के आसपास जो है वो हमारे पास जो वो तकरीबन 3 स्टूडेंट्स हैं, एंड सो ऑन। और ये यहाँ पे 75 के अराउंड जो स्टूडेंट के स्कोर हैं वो हमारे पास तकरीबन 70 हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या आ गया जी, इंटरवल को हमने क्या कर दिया, उसी डाटा को हमने इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया। अब थोड़ा सा जो है वो हमने उसको रेंज, उसकी रेंज को यानी कि समझे हमने बढ़ा दिया हुआ है। तो इसी तरह से आप जो है वो बाकी भी इसमें अगर आप हॉरिजॉन्टल बार लेना चाहते हैं तो हमारे पास वर्टिकल बार्स हैं, अगर आप हॉरिजॉन्टल बार लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जस्ट आप जो इस कमांड के साथ एच लिख लें तो आपके पास ये जो बार है वो इस तरह से आपको नजर आएंगी, और इन्फॉर्मेशन आप भी सारी की सारी वही है। तो सिर्फ ये हो गया कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए हैं, और वर्टिकल एक्सिस पे आपके पास जो है वो एग्जाम स्कोर्स आ गए। अच्छा, इसी तरह से आपके पास जो है वो नीचे जो नजर आ रहा है आपको ये 3D आपको पिक्चर नजर आ रही है, यानी डेटा हमारा 2D है लेकिन उसमें जो पिक्चर हमें नजर आ रही है वो 3D पिक्चर नजर आ रही है। ये 3D पिक्चर के लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो ये होती है, बार के बाद आप 3 लिख लें, जस्ट सिर्फ आप 3 लिख लेंगे तो आपके पास जो वो बिल्कुल ऐसी ही ज्योमेट्री आपके पास बन के आ जाएगी। तो ये इस तरह की ज्योमेट्री सिर्फ 3 लिखने के बार के बाद 3 लिखें तो आपको ये यानी 3 डायमेंशनल ब्लॉक्स आपको इस तरह से नजर आएंगे। तो ये हमारे पास जस्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी इसकी अपना इस डेटा की। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, उसमें हमारे पास अब डेटा की जो डायमेंशन है वो चेंज हो रही है। तो पहले तो हमारे पास क्या होता था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे भी एक ही वेक्टर होता था और वर्टिकल एक्सिस पे भी एक ही वेक्टर होता था। जो सामने आपको टेबल नजर आ रहा है, इस टेबल में बताया ही जा रहा है कि हमारे पास 3 टीचर हैं, एक टीचर का नाम है गार्शिया, एक का नाम है सिम्पसन और एक का नाम है स्मिथ। इन तीनों टीचर ने कोई कोर्स पढ़ाया, उस कोर्स के अंदर जो स्टूडेंट्स थे यानी उसमें जो स्टूडेंट थे हमारे पास उनकी जो ग्रेडिंग है वो कुछ इस तरह से है 90 to 100। ये गार्शिया के पास जो स्टूडेंट है उन्होंने 10 स्टूडेंट ने ये स्कोर अचीव किए हैं। सिम्पसन के पास जो स्टूडेंट है उनमें से 5 ने जो वो 90 से लेकर 100 तक जो स्कोर अचीव किए हैं, और स्मिथ के पास जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसमें 90 से 100 तक जो स्टूडेंट है उनकी तादाद जो है वो 8 है। इसी तरह से हमारे पास ये बाकी भी डेटा इस तरह से गिवन है। अब हम चाहते हैं कि इस डेटा को जो है वो हम रिप्रेजेंट करें किसी ग्राफिकल वे से। तो इसको ग्राफिकल वे से रिप्रेजेंट करने के लिए मैटलैब के अंदर हमारे पास ये वाला फीचर भी मौजूद होता है कि आपको ये तीनों के तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपको अलग अलग से नजर आएंगे और आप वहाँ ग्राफ को देख के ये वाली इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब ये कैसे किया जाता है मैटलैब के अंदर, क्योंकि आप यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास एक ये वाला वेक्टर, यहाँ पे हमें 4 वेक्टर नजर आ रहे हैं, तो यहाँ हमने इन चारों वेक्टर को डील करना है एक ही ग्राफ के अंदर। तो ये हम कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है वो हम वेक्टर एक्स बनाएंगे, इंटरवल्स बनाएंगे हम, और हर इंटरवल का हमने ना मिड पॉइंट ले लिया, मसलन 50 और 59 का मिड पॉइंट ले लिया एंड सो ऑन। मिड पॉइंट लेने के बाद फिर हमने क्या कर दिया जी, एक नेक्स्ट वेक्टर हमने क्रिएट किया। नेक्स्ट वेक्टर हमने क्रिएट किया गार्शिया वाला, इसका नाम भी हमने गार्शिया ही रखा। गार्शिया में हमने ये वाली वैल्यूज रखी, और याद रखें ये वेक्टर हमने क्रिएट किया, ये कॉलम वेक्टर क्रिएट किया। फिर हमने नेक्स्ट क्या कर दिया जी, सिम्पसन वेक्टर क्रिएट किया, उसमें भी देखें नंबर ऑफ पॉइंट्स उतने ही हमने वो सारे के सारे जो गिवन थे वो लगा दिए। और इसी तरह से हमने स्मिथ जो वो किया अपना वेक्टर क्रिएट किया।
इन वेक्टर्स को क्रिएट करते हुए जिस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे वो तरतीब का, यानी क्योंकि हमने एक्स में जो सबसे छोटी वैल्यू वो सबसे पहले रखी है 50 टू 59 वाली, तो ये जो हमारे पास 0 3 1 ये सारे वेक्टर्स में पहले आने चाहिए। तो देखें ये पहले आए हुए हैं 0 1 और 3 ये हमारे पास। फिर हम क्या कर रहे हैं, अब हम इन तीनों को मिला के गार्शिया, सिम्पसन और स्मिथ को मिला के हम एक वेक्टर वाई बना रहे हैं, यानी हम तीनों वेक्टर्स को कंबाइन करके एक वेक्टर वाई बना रहे हैं। इस वेक्टर वाई को बनाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, अब वेक्टर वाई बेसिकली हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये बिल्कुल एक वेक्टर यानी एक कॉलम या एक रो वेक्टर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो है वो 3 कॉलम है और हर कॉलम जो है वो एक सब्जेक्ट के स्कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका हम जो ग्राफ ड्रा जब करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखिए इसकी डोमेन में एक ही एक्स है लेकिन रेंज में हमारे पास वाई है और वाई के अंदर जो है वो 3 कॉलम है, तो उन तीनों कॉलम को इस एक्स की एक वैल्यू के लिए जो वो अलग अलग से रिप्रेजेंट करेगा। इसको भी हम जो वो बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं और आपको ये वाला ग्राफ इस तरह से नजर आ जाता है। बिल्कुल ये डेटा को अगर आप जाके मेटलैब में एज इट इज पेस्ट करें तो आपको बिल्कुल यही ग्राफ नजर आएगा। यहाँ पे हर चीज़ जो है वो बड़ी क्लियर है, तो आप देख लें। मैं यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेता हूँ डेटा को। तो सबसे पहले हम एक्स कॉपी करेंगे जो कि हमारे पास इंटरवल साइज है, इंटरवल कॉपी करेंगे हम, इसको आप डोमेन भी कह सकते हैं। तो इसी तरह हम जो है वो इसके ऊपर गार्शिया और ये सारे तीनों में एक साथ जो वो रीड करवा लेते हैं मेटलैब से। ये हमने मेटलैब में रीड करवा दिया तो हमारे पास ये देखें वो वेक्टर स्मिथ इसने शो कर दिया क्योंकि मैंने स्मिथ के बाद ना सेमीकोलन नहीं डाला था, अदरवाइज इसने गार्शिया भी डिक्लेयर कर दिया और सिम्पसन भी डिक्लेयर कर दिया है। नेक्स्ट हम जो वेक्टर लेना चाह रहे हैं वो हम वाई लेना चाह रहे हैं। वाई में हम ये तीनों की तीनों वेक्टर्स जो वो कंबाइन करेंगे, तो हमने ये कमांड लगाई है इसमें तीनों की तीनों वेक्टर कंबाइन। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सेमीकोलन को यहाँ से हटा दें तो आपको ये देखें 3 कॉलम आपको नजर आ रहे हैं उसी डेटा के ऊपर। और अब हम चाहते हैं कि इनकी जो वो बार ग्राफ ड्रा हो, तो हम ये वाला बार ग्राफ ड्रा कर लेते हैं इस कमांड के थ्रू। बाकी जो हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हमने लगाई हुई हैं साथ, तो ये हमने ड्रा कर दिया ग्राफ। तो ये बार ग्राफ ड्रा हो गया जी, बार चार्ट भी हम इसको कहते हैं, बार चार्ट ड्रा हो गया और वो सारे का सारा हमें पूरी एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इसको आप देख के सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है, इसको हम जो है वो बार ग्राफ कहते हैं, 3 डायमेंशनल भी हम इसको कह सकते हैं। यानी है डेटा हमारा 3 डायमेंशनल था लेकिन उसको हमने 2 डायमेंशनल में इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। असल मकसद हमारा ये होता है कि डेटा से हम कोई इन्फॉर्मेशन ले सकें, तो इस डेटा से जो है हम सारी इन्फॉर्मेशन जो है मेन इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं। तो यानी उन सबको बजाय इसके हम 3 अलग अलग ग्राफ ड्रा करते तो हमने एक ही ग्राफ के अंदर सबको एम्बेड कर दिया और इससे हमें ये थोड़ा आसानी हो गई है डेटा को समझने में। तो ये हमारे पास बार ग्राफ था। तो इसी तरह से जो है वो हम कर सकते हैं। बाकी भी कुछ फीचर्स हैं हमारे पास, लेकिन हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो हम बात करेंगे मीन पे। तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में 3 लफ्ज यूज होते हैं, एक मीन और एक मीडियन और एक मार्ट। तो इनके जो हमारे पास मीनिंग होते हैं, सबसे पहले मीन जो होता है वो क्वांटिटीज को ऐड करके उनकी तादाद पे डिवाइड करने को हम मीन कहते हैं। तो हमारे पास जैसे ये वाली क्वांटिटीज हैं, चलिए मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ मीन मार्ट मीडियन के बारे में थोड़ा सा, जो लोग स्टैटिस्टिक्स से नहीं है उन्हें थोड़ा सा ताकि हो जाए। तो यहाँ हमारे पास ये जो चीज़ होती है आपको सामने जो नजर आ रही है, ये मीन है हमारे पास, ये मीन है। मतलब ये क्वांटिटीज है हमारे पास 4 36 ब्ला ब्ला ब्ला, इन सारी क्वांटिटीज को जो है हम ऐड करते हैं काट के इनकी तादाद पे। इनकी तादाद देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, 5 पे डिवाइड कर लें, आपका जो भी आंसर आता है दिस इज नोन एज मीन, इसको हम मीन कहते हैं। तो ये हमारे पास मीन होता है, यानी मीन निकालने के लिए हम नंबर्स को सम करके उनकी तादाद पे या उनकी नंबर ऑफ उस पर डिवाइड कर लेते हैं, इसको हम मीन कहते हैं। तो इससे हमारे पास फिर अगली बातें होती है मीन की, फिर आगे और बहुत सी टाइप होती है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, अरिथमेटिक मीन होता है वगैरह वगैरह, लेकिन हम जस्ट जो है वो मीन की बात कर रहे हैं, तो हम उसके में जो बाकी चीज़ों में नहीं जा रहे। नेक्स्ट हमारे पास होता है मीडियन। मीडियन का मतलब मिड से होता है, यानी मिड टर्म। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे साइड पे जो आपको छोटा सा विंडो नजर आ रही है, तो इस विंडो में जो है वो अपना आपको ये चीज़, आपको ये छोटी सी विंडो नजर आ रही है, इस विंडो में आपको जो है वो ऊपर एक सीक्वेंस नजर आ रहा है 1 3 3 6 7 8 9। अच्छा, मीडियन में या मीडियन में जो है हम बिल्कुल भी नंबर को नहीं देखते, कोई रिपीट हो रहा है या रिपीट नहीं हो रहा, जो भी है हम बस उनकी तादाद को देखते हैं, एक तरतीब से लिख लेते हैं, उनकी तादाद को देखते हैं। और हम मीन का मतलब, मीडियन का मतलब होता है मिड। मिड का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिसके लेफ्ट और राइट पे नंबर की जो तादाद है वो सेम हो जाए, उसको हम जो वो मीडियन कहते हैं। मीडियन बाजू का एक भी होते हैं और बाजू का एक से ज्यादा भी होते हैं। मसलन इसमें देखें तो 6 मीडियन इसलिए है कि 6 के लेफ्ट पे भी जो है वो 3 नंबर्स हैं और इसके राइट पे भी हमारे पास जो है 3 नंबर है, इसको हम मीडियन कह लेते हैं। तो हमारे पास इसी तरह से अगर आप ये नेक्स्ट डेटा देखें, इस नेक्स्ट डेटा में हमारे पास क्योंकि जो टर्म की तादाद है वो इवन है,
तो जब कभी भी टर्म की तादाद इवन होती है तो उसमें मीडियन जो है वो 1 नहीं होते बल्कि 2 हो जाते हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं 4 और 5 जो है वो मीडियन है, और बाद का जो है इस मीडियन को भी हम जो है वो इस मीडियन का मीन निकाल लेते हैं, उसको हम कहते हैं ये हमारे पास मीडियन है, यानी 4.5। तो बाद का हम मीडियन वही देखते हैं जो डेटा के अंदर मौजूद हो। मसलन जैसे अगर हम डेटा के अंदर मौजूद मीडियन देखें तो वो 4 और 5 है इस डेटा में, और अगर हम ऐसा मीडियन देखें जो बेशक डेटा के अंदर मौजूद ना हो लेकिन वो मिड ही हो तो वो 4.5 है। क्योंकि 4 जस्ट इमेजिन कि अगर आप इसको ना एक लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें ना, तो आपके पास जो 4.5 है, तो 4.5 के लेफ्ट पे भी 4 टर्म है और राइट पे भी 4 टर्म है। तो इसको हम आउटर भी कह लेते थे बाज़ का, यानी आउटर मीडियन भी हो सकता है। मैं अपनी लैंग्वेज में जो अपना इंट्यूशन है वो डिफरेंट यूज कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब आउटर और इनर होता है। इनर का मतलब होता है कि वो डेटा के अंदर मौजूद है, और आउटर का मतलब ये होता है कि वो डेटा के अंदर यानी मौजूद तो नहीं है लेकिन फिर भी वो मीडियन है। डेटा के अंदर मौजूद होने का मतलब इन नंबर्स में से वो नहीं होता। मेरा मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप समझ लें कि डेटा के अंदर मौजूद ना होना 9 से ग्रेटर या 1 से लेस होता है, ये हमारे पास होता है मीडियन। थर्ड होती है हमारे पास स्टैंड अपना मीन एंड मीडियन, और सॉरी अपना वो होता है, क्या होता है, मार्ड होता है। मार्ड हम कहते हैं, इसी डेटा में से हम देख लेते हैं। मार्ड बेसिकली हम जो चीज़ मैक्सिमम टाइम अपीयर हो रही होती है डेटा में, जॉन सी टर्म मैक्सिमम टाइम अपीयर हो रही है तो उसका हम मार्ड कहते हैं। जैसे पहले वाले डेटा में देखें तो 3 जो है वो 2 टाइम आ रहा है, इसका मतलब ये कि मार्ड जो है वो 3 है। तो सेकंड डेटा में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो 2 टाइम नहीं आ रही, इसका मतलब ये हो कि यहाँ पे जो मार्ड है, अब यहाँ मार्ड क्या होंगे तो वो इंशाल्लाह स्टैटिस्टिक्स वाले बताएंगे कि सेकंड डेटा में जो मार्ड है वो क्या होगा। तो अच्छा, हमारे पास ये चीज़ें हम जो कैलकुलेट कर लेते हैं। मैटलैब के अंदर भी इस तरह की फीचर हमारे पास मौजूद है जिनसे हम ये मीन मान मीडियन डेटा से कैलकुलेट कर लेते हैं। बात चीज़ें तो बड़ी सिंपल सी है। मसलन आपके पास ये कोई डेटा है जी, ये गिवन डेटा था हमारे पास 11, 12 अप टू 29, और इसका हमने मीडियन निकालना था, सॉरी मीन निकालना था। इसको हम एवरेज मीन भी कहते हैं, अपना एवरेज भी कहते हैं। तो हमारे पास इसको हम जो वो क्या करते हैं कि मैटलैब के अंदर एक कमांड मौजूद होती है MEN, तो ये आप लगाएं मैटलैब में तो आपको ये मीन मिल जाता है। तो इनका देखें जो मीन है ना वो हमारे पास 19 इशारिया ये ब्ला ब्ला, ये हमारे पास इनका मीन है। तो ये हम इस तरह से मीन निकाल सकते हैं। तो अच्छा, अगर इसी पे अगर आप मीडियन लगा लें तो वो हम लगा के देखते हैं क्या कहते हैं मैटलैब इसके बारे में क्या कहती है मीडियन के बारे में। तो हम यहाँ पे ये वेक्टर जो है वो डिफाइन करते हैं मैटलैब के अंदर, हमने वेक्टर डिफाइन कर दिया। तो फिर हम जो मीन लिख के ए लिखेंगे यहाँ पे, तो इसके अंदर जितने भी डेटा पार्ट्स हैं उनका मीन आ जाएगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे मीडियन लिख लें मीन की जगह, तो फिर देखते हैं हमारे पास क्या आता है मीडियन। हमने मीडियन लिख लिया। अब देखें जो मीन है और मीडियन है ये इसके डेटा का ना सेम नहीं है। ये मीडियन जो है वो थोड़ा सा जो है वो 19.5 है, और जो मीन है वो हमारे पास ये। तो मीडियन का मतलब यहाँ पे वही था, मिड टर्म से था ना। अगर आप इस डेटा में देखें ना तो जो इसकी मिड टर्म बनती है ना वो हमारे पास 19.5 बनती है, क्योंकि 19.5 तकरीबन इस जगह पे आएगी। तो इसमें देखें ना इसके लेफ्ट पे भी 3 है और इसके राइट पे भी 3 नंबर हमारे पास आ रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है वो मीडियन है इस डेटा का। अच्छा, अगर आपके पास जो है वो डेटा जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में हो तो फिर भी आप जो है वो इसका मीन निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपके पास मसलन ये वाला वेक्टर है, ये वाली मैट्रिक्स है सॉरी। तो इस मैट्रिक्स को जो है वो आप चाहते हैं कि इसका मीन निकालें, तो आप बेशक ये मैट्रिक्स डिक्लेयर कर लें। यहाँ पे मैटलैब के अंदर आप डिफाइन कर लें इस मैट्रिक्स को, या हमने मैट्रिक्स डिफाइन कर ली। अब हम मीन लगाना चाह रहे हैं इस पर, तो इसी में मैं इसको कैपिटल है कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास मीन आ गया। अब इसने किसका मीन कैलकुलेट किया, पूरे कॉलम का। फर्स्ट कॉलम का जो मीन है वो उसने 4 बता दिया है, सेकंड कॉलम का मीन उसने 2 बता दिया है, और थर्ड कॉलम का जो मीन है उसने 3 बता दिया है। तो आप इस तरह से आप जो है वो किसी मैट्रिक्स के ऊपर भी आप मीन लगा सकते हैं। सॉरी, ये मैंने मीडियन लगाया है। अगर आप मीन लगाएंगे तो आप यहाँ पे जो ये हमारे पास आ जाएगा। तो देख लें ये हमारे पास पहले कॉलम का जो मीन है वो 3 है, दूसरे कॉलम का मीन जो है वो 2 आ रहा है, और तीसरे कॉलम का जो है वो हमारे पास 4 है। बताने की बात यहाँ पे सिर्फ ये है कि ये पूरे के पूरे कॉलम का मीन कैलकुलेट करके देता है आपको ये फार्मूला। अच्छा, इसके बाद हमारे पास होता है वेटेड मीन। तो आपके पास जो वो वेटेड मीन भी आप ले सकते हैं। वेटेड मीन क्या होता है, आप ये सामने जो फार्मूला नजर आ रहा है तो ये हमारे पास वेटेड मीन का फार्मूला है। इसमें आपके पास सादा सादा लफ्ज़ों में हम जो है वो बेसिकली चाह ये रहे होते हैं कि हमारे पास जो है वो हम चाह ये रहे होते हैं कि यहाँ पे जो हम इसको बेट करें। बेट का मतलब ये होता है कि हमारे पास देखें इस मीन के अंदर ऊपर जो हमने फ्रीक्वेंसी लिखी थी, जो डेटा ऊपर डिफाइन किया था एक्स और वाई की फॉर्म में, उस एक्स और वाई की फॉर्म में जो डेटा था हमारे पास, तो आर एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एक वाई की वैल्यू होती है। जैसे कि आपको ये वैल्यूज नजर आ रही हैं, आर एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वाई की वैल्यू है, यानी जो डायमेंशन हमारे पास एक्स की है वही डायमेंशन वाई की है। वेटेड मीन क्या होता है, वेटेड मीन ये होता है कि इन दोनों के जो मीन हमारे पास होगा,
इस जो डेटा हमारे पास है, यानी इसके ऊपर ही वाली वैल्यू, इसके ऊपर ही वाली वैल्यू, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। अब ये जो मीन बेसिकली बनेगा वो हमारे पास वेटेड मीन बनेगा। तो वेटेड मीन का ये फार्मूला होता है, इसमें ये जो एक्स आई लिखा हुआ है तो ये एक्स की वैल्यूज हैं, और जो एन एक्स जे लिखा हुआ है ये हमारे पास वाई की वैल्यूज है। यानी वाई की वैल्यूज को हम एक्स एन एक्स जे, जे जो हमारे पास जो इंडेक्स होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे जे जब 1 होगा तो ये वाली वैल्यू होगी, जे जब 2 होगा तो ये वाली वैल्यू होगी, एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो है वो आप इन वैल्यूज को ये सिंबल से आप रिप्लेस कर सकते हैं। और हमारे पास जो एन एक्स जे है ये हमारे पास वाई की वैल्यूज है, यानी एन एक्स जे 1 जो है वो होगा, एन एक्स 1 जो होगा वो ये वाली वैल्यू होगी, 2 ये होगी, 3 ये होगी, एंड सो ऑन। फिर हम क्या कर रहे हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को, और करस्पॉन्डिंग वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो हम इन के सम से जो है वो एन यानी वाई के सम से डिवाइड कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं जी वेटेड मीन कहते हैं इसको हम, या वेटेड एवरेजिंग भी कहते हैं इसको हम। तो इस ये वाला काम जो है वो हम मैटलैब में कर सकते हैं। इस पे जाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बता देता हूँ। ये जो मीन हमारे पास होता है, हमने तो जस्ट एक मीन लिख लिया तो हमारे पास जो वो मीन कैलकुलेट हो गया। अगर हम चाहते हैं कि हम डेटा के बारे में जो मीन है वो हम खुद से मीन डिफाइन करें, तो हम जो है वो खुद से भी मीन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। जस्ट हमें एक वेक्टर आएगा और उस वेक्टर के ऊपर जो है वो हम कोई समेशन लगाएंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा। ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है अपना मीन, यानी मैं खुद से ये मीन बना रहा हूँ। तो इस मीन को एवेल्युएट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन फाइल लिखते हैं। इस फंक्शन फाइल की जो हमारे पास जो आउटपुट आर्गूमेंट है वो मैं एम रख लेता हूँ, और जो इनपुट आर्गूमेंट है वो मैं स्मॉल ए रख लेता हूँ। अब इसका मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, एन इज इक्वल टू लेंथ ए, यानी हमारे पास हमें एन क्या होगा, लेंथ ऑफ ए होगा कि ए में कितने एलिमेंट मौजूद हैं, तो वो हमारे पास एन में आ जाएंगे। फिर मैं एक इसको हम सिलेक्ट वेरिएबल भी कहते होते हैं, हम सिलेक्ट वेरिएबल डिफाइन करता हूँ एस इज इक्वल टू 0। तो फिर मैं ये लूप लगाता हूँ। मैं ये लूप कहाँ से कहाँ तक लगाता हूँ, मैं इसको जो है वो लूप को लगाता हूँ 1 से लेके n तक, यानी इसके साइज तक। फिर मैं क्या करता हूँ, s इज इक्वल टू एस प्लस ए आई, यानी जो वैल्यूज हमारे पास a के ऊपर हैं उसकी जो वैल्यूज हैं वो आपस में क्या हो, सम हो s के साथ। सबसे पहले s की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो फिर हमारे पास इस s की 0 वैल्यू जो है वो ऐड होगी a की पहली लोकेशन के ऊपर जो वैल्यू है, यानी a1 का मतलब जब सबसे पहले i जो है 1 होगा तो इसमें हमारे पास a1 आ जाएगा। अब a1 की वैल्यू 0 में ऐड होगी और ये स्टोर हो जाएगा s के अंदर। फिर दोबारा लूप चलेगी, i2 होगा तो a2 के ऊपर जो वैल्यू है वो दोबारा से अब जो s में वैल्यू थी उसमें ऐड होगी, एंड सो ऑन। अब इसको हम थोड़ा सा ड्राई रन करके देख लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। हमारे पास ये आ जाएगा, मतलब हमारे पास जो वो ये वाला वेक्टर है 2 5, ये हमारे पास वेक्टर, हम इसका मीन निकालना चाह रहे हैं। अब की जो हमने लूप लगाई थी उसमें लिखा था s इक्वल टू 0 फॉर i स्टार्टेड फ्रॉम 1 टू n था, और n अगर हम देखें यहाँ पे n, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वल होगा वो लेंथ ऑफ हमारे पास a इक्वल होगा, और यहाँ पे a की जो लेंथ है हमारे पास वो हमारे पास 4 आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि n की जो वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हमने लूप में लिखा हुआ है s इज इक्वल टू एस प्लस ए आई। तो सबसे पहले देखें जब लूप चलेगी तो यहाँ पे हमारे पास मेमोरी के अंदर ये वेरिएबल जो है वो डिफाइन हो जाते हैं। सबसे पहले ये आई डिफाइन होता है, फिर आपके पास यहाँ पे एन डिफाइन होता है, ठीक है। यहाँ पे फिर आपके पास जो है वो एस डिफाइन होता है मेमोरी के अंदर, फिर आपके पास जो है वो हाँ। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो एन में हमारे पास जो है वो लेंथ आ जाती है और ये 4 स्टोर हो जाता है इधर। फिर हम यहाँ पे जब पहुँचते हैं तो एस में 0 स्टोर हो जाता है, और फिर हम जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो आई में जो है वो 1 स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब जब आई में 1 होगा, अब इसका मतलब ये आई स्टार्टेड फ्रॉम 1 टू 4 है, तो हमारे पास इस कमांड पे हम आ जाएंगे इस स्टेटमेंट पे। ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो इस स्टेटमेंट क्या करेगी, इसके ऊपर जो वैल्यू है स्टोर है वो हमारे पास क्या करेगी, ए आई। अब क्योंकि ए आई का मतलब है A1, क्योंकि आई में हमारे पास 1 स्टोर है, तो हमारे पास A1 में जो वैल्यू है A1 हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है, ये वाली वैल्यू हमारे पास ऐड होगी एस वाली वैल्यू में, यानी यहाँ पे जो वैल्यू है वो 2 है, 2 ऐड होगा इसमें 0 में तो ये 2 आ जाएगा, और ये एस की जो वैल्यू अब जो नेक्स्ट वैल्यू एक्स की है वो 2 आ जाएगी। फिर ये लूप दोबारा चलेगी, हमारे पास i2 होगा, i की नेक्स्ट वैल्यू 2 आ जाएगी, और फिर ये कंडीशन ट्रू है तो s इज इक्वल टू एस प्लस a2। अब a2 के ऊपर जो वैल्यू वो 5 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 5 जो है वो एस में ऐड हो जाएगा। एस में पहले से हमारे पास 2 है, तो 5 जब इसमें ऐड होगा तो ये हमारे पास 7 हो जाएगा, और ये 7 एस में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 7 आ जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट इस तरह से करते करते अब ये सारे का सारा जो सम होगा, इन सारे नंबर का जो सम होगा, ये सम बेसिकली हमारे पास जो है स्टोर हो जाएगा एस के अंदर। इसके बाद क्या होता है हमारे पास मीन में,
हम क्या करते होते हैं, सम को इन नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर लेते हैं। तो इसमें एस में हमारे पास जो मीन होगा, अपना मीन, उस अपने मीन में हमारे पास एस जो है वो डिवाइड हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म से, और नंबर ऑफ टर्म जो है वो एन के अंदर स्टोर होती है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक अपना फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं जिससे हमें मीन हमारा कैलकुलेट होता है। तो ये मैंने डिफाइन किया हुआ है। सिर्फ इस फंक्शन में एक चीज़ का ख्याल रखेंगे हमारे पास कि ये जो आप जो है वो आखिर में जो डिवाइड कर रहे हैं एन से, वो इस फार लूप के बाहर करें, ताकि एस सारी वैल्यूज को सम कर ले, और सम जब ये सम अब कर ले सारी वैल्यूज को, तो फिर क्या होना चाहिए, एस जो है एन पे डिवाइड हो, तो इससे हमारे पास जो है वो मीन आ जाए। तो ये मैं अपना मीन इसका नाम रखा हुआ है, आप इसको रन कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है इस मीन का, इस मीन का फ़ायदा ये है कि आप जो अपना जो जो एक जो वैल्यू मर्जी आप दे दें, तो आपके पास ये क्या होगा, रन होगा। यहाँ पे आप देखें, तो हम इसको रन करते हैं, देखिए ये रन हो गया है ना। ये रन इसलिए हुआ है कि हमने ए को ऑलरेडी पिछले कोई वैल्यू दी हुई है। अगर हमने ए को वैल्यू ना दी होती ना, तो फिर ये रन ना होता। तो देखिए मैंने ए को ये वाली वैल्यू दी हुई थी, इसी वैल्यू के ऊपर क्या हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, और इसने क्या कर दिया जी, इसका हमें मीन, इस डेटा का हमें मीन निकाल के दे दिया, और इसका जो मीन उसने निकाल के दिया वो हमारे पास जो वो अपना ने जो हमें वैल्यू दी वो हमारे पास वो 19 आई है। इसने देखें एन को भी डिस्प्ले किया है, एन को इसलिए डिस्प्ले कर दिया इसने ना कि जो हम एन के बाद हमने ना कुछ वो नहीं डाला, सेमी कैलन नहीं डाला, हम सेमी कैलन डाल लेते हैं। अब अगर आप ए को चेंज कर लें, तो आप ए को जो मर्जी है रख लें, तो जब कभी भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ये क्या करेगा, इसका जो फ्लो बता रहा है फंक्शन का, ये लूप का, मुझे बता रहा है कि जो लूप है ये हमारे पास इसका इस डेटा का जो मीन कैलकुलेट करेगी। तो इस तरह से जो है आप खुद भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, और ये मैंने जो सिर्फ एक सिंगल वेक्टर के लिए डिफाइन किया है। अगर आप मैट्रिक्स का मीन डिफाइन करना चाहते हैं, तो भी आप मैट्रिक्स का मीन डिफाइन कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि मैट्रिक्स का मीन डिफाइन करते हुए आपको हर कॉलम के ऊपर जो है वो मीन कैलकुलेट करना है। मसलन अगर मैं इसको कोई मैट्रिक्स असाइन कर दूं, तो मसलन मैं इसको चाहता हूँ जी मैट्रिक्स में इसको असाइन कर रहा हूँ, ये मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ये मैं मैट्रिक्स जो है वो इसको फंक्शन को पास कर लेता हूँ, इस फंक्शन को मैं पास कर लेता हूँ ये मैट्रिक्स। तो अब हमें जो कैलकुलेट करके इसने दे दिया जी, इसने कैलकुलेट करके दे दिया, कौन कौन से एन भी बता दिया और आंसर बता दिया जी 2 है इसमें। ठीक है, अब इसमें जो है वो हमारे पास इसने इसको एक वेक्टर ट्रीट किया, और उस वेक्टर में जो है वो उसने कुछ काम किया, और काम करने के बाद इसने बताया कि हमारा जो मीन है वो 2 है। अच्छा, तो हमारे पास एन जो वो एन भी यहाँ पे बता रहा है 2, और हमारे पास मीन भी बता रहा है। तो यहाँ पे देखना ये है कि हमारे पास ये एन जो वो क्यों फिर डिस्प्ले कर रहा है, हालांकि यहाँ पे इसको एन डिस्प्ले नहीं करना चाहिए, क्योंकि आउटपुट आर्गुमेंट हमारे पास एक ही है, वो एम है, तो इसको यहाँ पे एम। तो ये बेसिकली हमारे पास इस पूरे डेटा को ना एक ही वो ले रहा है, तो यानी एक ही ट्रीट कर रहा है, चाहे आप ए लिखें या चाहे आप इस तरह से लिखें। मतलब वो मैंने ए लिखा था ना, अब मैं बी लिखता हूँ, मैं बी लिखता हूँ जी 1 2 1 2 3 4, ये मैं लिखता हूँ बी। अब मैं इसी फंक्शन को ना बी पास करता हूँ, ठीक है, ये मैं इसको बी पास कर रहा हूँ, ये वाला। तो ये हमारे पास 7 का मीन हमें कैलकुलेट करके दे रहा है। तो देखिए वो वेक्टर यानी मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स के बारे में उसको हमने बताया, तो वो उसने हमें ठीक करके नहीं दिया हुआ है ना, यानी उसने जब मैट्रिक्स हमने दिया था, तो उसने मैट्रिक्स में एक तो हमें एन डिस्प्ले करके दे रहा है, ठीक है, और दूसरा हमें वो आंसर में 2 दे रहा है। तो अब ये 2 किसका मीन हो सकता है, ये मेरे ख्याल में 1 और 3 का मीन दे रहा है, सेकंड वाले को ये स्किप कर रहा है। तो क्योंकि 1 और 2 का जो मीन होता है वो हमारे पास 2 आ जाता है। अगर हम इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, 1 3 + 1 4 हो जाता है, 4 को 2 से डिवाइड करें, यानी इस कमांड ने क्या किया हुआ है, सिर्फ पहले कॉलम को लिया हुआ है, दूसरे को नहीं लिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे का अलग से डिस्प्ले करें, तो उसके आप इस प्रोग्राम को जो मॉडिफाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप सोचेंगे इस पे, तो उम्मीद है आप लोग इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे कि आप जो भी हम मैट्रिक्स दें, तो मैट्रिक्स में वो हर कॉलम का अलग से मीन कैलकुलेट करके हमें दे। हमारे पास से अब जो वेटेड मीन होता है, इस वेटेड मीन के लिए जो है वो हम जो इसी तरह से हम प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, इसके लिए अपना खुद से प्रोग्राम लिख सकते हैं, और इसको हम मैटलैब के अंदर कैसे इसकी कोडिंग करते हैं, ये बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले जो है ये हमारे पास जो वेक्टर एक्स है, हमने वेक्टर एक्स और वाई रीड कर लिए। फिर जो है हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं वाई के ऊपर जो वैल्यूज हैं, इन सारी की सारी वैल्यूज का सम हो। तो मैटलैब के अंदर हमारे पास एक कमांड होती है। तो अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो y के ऊपर वैल्यूज हैं, इसको हमने समेशन कहते हैं, और मैटलैब के अंदर ये समेशन करवाने के लिए हमारे पास ये SUM होता है। तो आप इस तरह से इसको समेशन करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप SUM सम नहीं यूज करना चाहते, तो आप लूप लगा के बिना इसको सम अप कर सकते हैं। तो लूप लगा के सम अप करने के लिए आप क्या करें, फार लूप लगाएं आप, और आपको जो लूप है वो यहाँ से शुरू हो, हमारे पास y1 से शुरू हो, और जो वो यहाँ पे कितनी वैल्यूज है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,
तो 1 से 13 तक जो वो लूप मूव करे और हर बार जो लूप जो है वो इसमें सम कर दी जाए। तो आप उस तरह से भी जो है वो ये बात जो बात मैं कह रहा हूँ ना, ये मैं कुछ इस तरह से कह रहा हूँ कि आप लूप लगा लें, जैसे ये वाई के ऊपर हम लूप लगा सकते हैं यहाँ पे ना। आप यहाँ पे वाई को जो है वो रीड कर लें, ये वाई को यहाँ से आप जो यहाँ से कॉपी करके यहाँ मेटलैब में आप पेस्ट करें, सॉरी यहाँ पे आप इसको जो रीड करवा लें वाई को, ये मैंने वाई रीड करवा लिया। अब आप फार लूप लगाएं और फार लूप में जो है वो हम इसको सम अप कर सकते हैं। और इसके लिए जो है आप इससे पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर लें, एस इक्वल टू 0 कर लें, फिर आप फार लूप लगाएं और फार लूप में आप लिख लें जी आई स्टार्टेड फ्रॉम, वो हमारे पास 13 तक जा रहा था, 1 to 13 कर लें। फिर आप इसी में जो है आगे एक इसको दे दें अपना ये लूप लगाने के बाद इसके बाद आप इसको इंटर प्रेस कर लें यहाँ पे ताकि आपको समझ आती रहे 1 to 13। और अब वाई के ऊपर जो वैल्यूज हैं वो स्टोर करते जाएं एस में, एस इज इक्वल टू एस प्लस जो वो ये कर लें एस प्लस बाई 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 आई कर लें, ये कर लें आप।